अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, आप प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप उसको बहुत ही सही प्रकार से कर पाएंगे। यानी आपको अलग से कोई भी मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एक बार या दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर टॉपिक पे चर्चा की गई है विथ पिक्चर के द्वारा। तो इस वीडियो को देखने के बाद बड़े अच्छे तरीके से हर टॉपिक को आप समझ जाएंगे। यानी कि इस वीडियो में हम जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा किए हैं उन सबको यहाँ पर बताया गया है और हर टॉपिक को विथ पिक्चर के द्वारा समझाया गया है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे प्रकार से हर टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित तो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। तो इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ बनाया जाता है कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में प्यारे बच्चों बहुत समय लगता है। क्योंकि वीडियो को इस तरीके से बनाया गया है कि वीडियो को एक बार देखने के बाद इस पिक्चर के साथ आपको हर टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है और इतना भी छोटा नहीं है कि आप उसको बिना पढ़े कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपने इससे पहले इतिहास यानी हिस्ट्री के चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ भूगोल के यानी ज्योग्राफी के चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग के बारे में अगर आपने नहीं भी देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। और पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक दल के चैप्टर को भी आप प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्योंकि नाम देखने से तो लगता है कि टॉपिक बड़ा कठिन है या कुछ अलग टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा नाम इसको समझने की ज़रूरत है। तो यानी जो हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है उसको हम यातायात के साधन के रूप में जान सकते हैं, संचार के साधन के रूप में जान सकते हैं। यानी कि हम इस वीडियो में यातायात के साधन और संचार के साधन के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पे पढ़ने और समझने वाले। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि इन टॉपिक पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यानी किस पे करने वाले हैं प्यारे बच्चों? जो चर्चा करने वाले हैं हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के अर्थ के बारे में। इसके साथ ही साथ परिवहन के साधन के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें स्थल परिवहन के बारे में, जिसमें सड़क के बारे में, रेलवे के बारे में और पाइपलाइन के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके साथ ही साथ जल परिवहन के बारे में देखेंगे, यानी कि अंतर्देशीय या समुद्री परिवहन के बारे में। साथ ही साथ पत्तन यानी कि पूर्वी तट के पत्तन, पश्चिमी तट के पत्तन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिनको बंदरगाह भी कहते हैं। इसी के साथ साथ हम वायु परिवहन को भी देखने वाले हैं और इसके बाद संचार के साधन को देखने वाले हैं, क्योंकि ये वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि संचार के साधन के द्वारा हर व्यापार संभव हो गया है। यानी कि हर देश अपने आर्थिक विकास को अगर करते जा रहा है तो उसमें क्या है, संचार के साधनों का बहुत ही रोल है, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि, कंप्यूटर, इन सब का बहुत ही रोल है किसी भी देश के आर्थिक विकास को। फिर इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संचार के साधन कहाँ तक उपयोगी हैं। और फिर इसके बाद देखेंगे पर्यटन, क्योंकि पर्यटन को भी एक तरफ से देखा जाता है कि उद्योग के रूप में देखा जाता है। यानी कि पर्यटन किस तरह से लोगों को रोजगार देता है या रोजगार के सृजन करता है। और फिर अंत में हम चर्चा करने वाले हैं कि परिवहन और संचार के जो साधन है ये एक दूसरे के विपरीत ना होकर एक दूसरे के पूरक है ना। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि सारे बिंदुओं को एक ही वीडियो में चर्चा की गई है। और लास्ट में आप बने रहेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर की जो पीडीएफ है आपको कहाँ से मिलने वाली है। तो पीडीएफ लेने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और ये भूगोल का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो इस चैप्टर में हम पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं।
यानी ये पूरा चैप्टर आपका परिवहन के साधन पर आधारित है और संचार के साधन। तो परिवहन के साधन को देखते हैं और उससे पहले हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के अर्थ को समझ लेते हैं। यानी किसी भी देश यानी कि किसी देश में परिवहन और संचार के साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, यानी कि किसी देश में परिवहन और संचार के साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहते हैं। तो इसको भी आप समझेंगे। जिस प्रकार से एक शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए रक्त संचार का प्रवाह, नसों और नाड़ियों के सशक्त जाल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम परिवहन और संचार जाल की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो परिवहन और संचार के साधन हैं, इन्हीं को हम क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहते हैं। तो चलिए आगे शुरू हम करते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि परिवहन क्या है या परिवहन के साधन क्या है। तो इसके साथ साथ हम परिवहन को देखते हैं। तो आप सबने बहुत पढ़ा होगा कि परिवहन के साधन पे बहुत सारे आपने असाइनमेंट तैयार किया होगा। तो जैसे कि वस्तु और सेवाओं को आवश्यकता के स्थान पर, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत हो, जैसे अगर हमें कहीं पर जाना है या हमें कोई भी सामान किसी दूसरे जगह पर भेजना है, तो हम उस समय क्या करते हैं, वाहन का तो यूज करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर वही दिया कि वस्तु और सेवाओं को आवश्यकता के स्थान तक ले जाने में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे एक देश की विकास की जो गति होती है, वहाँ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की सुविधा पर भी निर्भर करते हैं। यानी अगर किसी देश की जो विकास की गति को हम इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं कि वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ तो साथ एक स्थान से लाने और ले जाने के लिए अगर सुविधा है, तो उस देश में क्या है, विकास होगा। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत हम परिवहन को क्या है, स्थल, जल और वायु परिवहन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। स्थल मार्ग पे चलने वाले यानी ज़मीन पर चलने वाले, और दूसरे जगहों पे क्या है कि जल परिवहन यानी कि जल में चलने वाले साधन, वायु परिवहन यानी वायु में चलने वाले परिवहन। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हैं जो स्थल पर चलने वाले हैं, जैसे ट्रेन हो गया आपका, रेल हो गया, मेट्रो, बस, स्कूटर, जीप, ऑटो। इसी प्रकार से क्या है, हवा में उड़ने वाले क्या है, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, और जल में चलने वाले पानी की जहाज़, पनडुब्बी इत्यादि। प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंप्लीट समझना है। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेना है हमें तो एग्जाम में काम आएगा। हमें इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है कि जिससे इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर दे तो आप उसको छोड़कर ना आए। और उम्मीद तो यही है कि अगर इस चैप्टर को पूरा देख लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और अच्छा स्कोर भी करके आएंगे, क्योंकि हमें 100 में से 100 लाना है, न कि केवल पासिंग मार्क। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि परिवहन के साधन के प्रकार, यानी कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हमें देखना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं परिवहन के साधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थल परिवहन, ठीक है, और जल परिवहन, और तीसरे नंबर पे आता है कि वायु परिवहन। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपका जो प्रकार है सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। इसी के साथ साथ जो है जल परिवहन जो आपका है, इसको भी क्या है 2 भागों में बांटा गया है। तो इसको भी आप देखेंगे 2 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर। अंतर्देशीय यानी कि आंतरिक, यानी कि अपने देश के अंदर अगर हम जल के द्वारा यानी कि पानी वाली जहाज़ के द्वारा हम अगर वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं जाते हैं, तो ये आपका अंतर्देशीय हो जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि समुद्री रास्तों के द्वारा अगर हम एक देश से दूसरे देश से कोई सामान भेजते हैं या मंगा रहे हैं, तो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री जल परिवहन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं कि घरेलू सेवाएं, यानी घरेलू सेवाएं में हम देखते हैं, यानी कि वायु परिवहन में हम घरेलू सेवाएं में देखते हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें सार्वजनिक और यानी कि सार्वजनिक और प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट साधन और आपके सरकारी। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, यानी कि एक देश से दूसरे देश को भेजे जाने वाली सेवाएं। अब हम एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं स्थल परिवहन के बारे में। तो स्थल परिवहन में जब शुरू करने वाले हैं,
इसमें जब स्थल परिवहन का मतलब होता है कि ज़मीन पर चलने वाले वाहन या साधन। तो आप सभी जानते हैं कि ज़मीन पर चलने वाले जो वाहन या साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि सड़क पे चलने वाले हो गए आपके, रेल की पटरियों पे या मेट्रो आ जाती है, ठीक है, पाइपलाइन आ जाएगी। तो इसमें क्या है, स्थल परिवहन को भी क्या बांटा। तो स्थल परिवहन में हम सड़क परिवहन को देखते हैं। तो सड़क परिवहन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सड़क है, यानी कि भारत क्या है कि विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, यानी कि यहाँ पर सड़कों का जाल बहुत ज़्यादा है। निर्माण और व्यवस्था में सड़क परिवहन क्या करता है, रेलवे परिवहन की अपेक्षा सस्ता है। आप सभी जानते हैं कि अगर सड़क के निर्माण की बात की जाए या व्यवस्था की बात की जाए तो सड़क क्या है, सड़क परिवहन रेलवे परिवहन की अपेक्षा बहुत सस्ता होता है, यानी इसके निर्माण में कम पैसे लगते हैं और जल्दी तैयार हो जाता है। इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार के भूभाग पर सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं। आप सभी देखते हैं कि जो सड़कें क्या है किसी भी भूभाग पर बहुत ही आसानी से बनाई जाती हैं, यानी कि कहीं ऊबड़ खाबड़ हो ऊपर भी बन जाएगा, या अधिक ढाल वाली जगह हो या पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी सड़क बड़ी आसानी से बन जाती है। तो सड़क जो परिवहन के कारण क्या है, सुविधाएं घर घर तक पहुंचती हैं, यानी कि जो सड़क परिवहन एक ऐसा साधन है जो सुविधाओं को घर घर तक ये पहुंचाता है। यानी कि अगर आप ऑटो या ओला बुक कर लेते हैं तो ये आपके घर तक छोड़ देता है, यानी कि कम दूरी के लिए भी सबसे अच्छा साधन है सड़क परिवहन। तो अगर पेपरों में आपसे लिखने के लिए आ जाएगा कि जो सड़क परिवहन के लाभ बताइए, तो आप इस सारी विशेषताओं को लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सड़क परिवहन जल परिवहन और वायु परिवहन के बीच की कड़ी है, यानी कि जो सड़क परिवहन के द्वारा हम क्या है, कोई एयरपोर्ट पे जाते हैं यानी कि हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए जाते हैं, या हम पानी की जहाज़ के यहाँ जाते हैं, या हम ट्रेन पकड़ने के लिए भी सड़क परिवहन का भी यूज करते हैं, तो इसके भी आप लिख सकते हैं। आगे क्या है, रेलवे परिवहन भी कुछ हद तक सड़क परिवहन पर निर्भर है। जैसे अभी हम बात जो कर रहे थे, देखो यहाँ पर आ गया है कि जो रेल परिवहन है ये भी कुछ हद तक क्या सड़क परिवहन पर ही निर्भर है, क्योंकि जो रेल पकड़ने के लिए कोई भी क्या सड़क के द्वारा ही, सड़क के रास्ते से ही आएंगे, या कोई सामान हम भेज रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो क्या रोड से या सड़क के द्वारा ही होकर वहाँ तक पहुँचेगा, चाहे ट्रेन के यहाँ या पानी की जहाज़ के यहाँ। अब यहाँ पर हम करने वाले सड़कों के प्रकार को देखने वाले। मैंने आपकी सुविधा के लिए हर टॉपिक के साथ पिक्चर इसलिए लगाया है कि कोई भी आपका टॉपिक समझ में ना आए, यानी कि आप जैसे आप टॉपिक को देखेंगे आपको हर टॉपिक क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिक्चर के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। मेहनत बहुत लगी है बच्चों, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर भारत में सड़कों के प्रकार के बारे में जब देखते हैं कि सड़कों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 4 यानी कि 6 प्रकार की सड़कें यहाँ पर हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होना आप। तो पहला आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। और दूसरे नंबर पे आपका क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तीसरे नंबर पे हम जब देखते हैं कि राज्य राजमार्ग के। चौथे में देखते हैं कि जिला मार्ग के बारे में। फिर इसी प्रकार से क्या जो सीमावर्ती सड़क है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ और अन्य भी सड़कें हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो कुछ अन्य सड़कें हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिखाया गया है, इसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा चित्र, जैसे यहाँ पर चित्र दिया गया है कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का चित्र है, यानी कि यहाँ पर 4 महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। फिर यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित, यानी कि आप कहीं भी रोड के किनारे जाते हैं या आते हैं तो वहाँ पर पत्थरों पे आप देखते हैं कुछ लिखा रहता है, तो येलो कलर से यहाँ पर कलर होता है। तो येलो कलर का मतलब समझ जाइए कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि नेशनल हाईवे है। ठीक इसी प्रकार से जब अब किसी राज्य राजमार्ग में आप जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि हम कहाँ पर हैं। तो जब भी आप पत्थर में अगर देखें कि ग्रीन कलर का पत्थर अगर लगा हुआ है रोड के किनारे, तो वो राज्य राजमार्ग है, यानी कि स्टेट हाईवे है, इसको भी आप समझेंगे। और जिला पत्थर की अगर बात की जाए, यानी कि सॉरी जिला मार्ग की बात की जाए, तो कभी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर ठीक इसी प्रकार से अगर ब्लैक पत्थर से लिखा हो तो समझ जाइए कि आप जिला मार्ग के अंतर्गत हैं। ठीक इसी प्रकार से सीमांत सड़कें भी होती हैं, यानी कि गांव की भी सड़कें अगर आपको क्या है नारंगी रंग की दिखी मिल जाए तो समझ जाना कि आप गांव की सड़क में हैं। और अन्य सड़क में जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत क्या है, हम अन्य सड़क को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब एक एक करके हम सड़क मार्ग को देखने समझने वाले हैं। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग,
चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का चित्र बना हुआ है। यानी इसमें क्या कहा गया कि भारत सरकार ने क्या किया है कि दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली को जोड़ने के लिए 6 लेन वाला महामार्ग बनाया है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आपका है, ये आपका है दिल्ली यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका कोलकाता यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पर चेन्नई है, और ये यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र आपका है, यानी मुंबई। तो इन जब चारों का जब जोड़ते हैं तो क्या चतुर्भुज ये बन जाता है। तो यही क्या आपका है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या है, इसके जो अंतर्गत 2 गलियारे हैं, यानी कि पहला उत्तर से दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को क्या कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी कि यहाँ पर कौन से 2 गलियारा है, एक यहाँ से देख रहे हैं कि श्रीनगर से क्या है कन्याकुमारी तक ही जोड़ रहा है, और दूसरा क्या है पूर्व से पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक है। यानी कि ये सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक ये है क्या है, ये दूसरा गलियारा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस महामार्ग का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है कि भारत के जो महानगर को आपस में जोड़ना है। यानी कि भारत के जो महानगर हैं कौन से हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इनको क्या आपस में जोड़ना है। और इसका जो निर्माण क्या है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ये आपका ये है। आगे चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसके बारे में देखते हैं, यानी कि नेशनल हाईवे। तो देश में क्या है स्थित विभिन्न यानी कि दूरस्थ भागों को जोड़ने वाले मार्ग हैं ये, और इनको हम प्राथमिक सड़क तंत्र भी कहा जाता है। तो इनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि 44 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो क्या है जम्मू कश्मीर को क्या कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो इसको भी आप देखेंगे, जैसे भी हमने चित्र में पिछले चित्र में देखा था, तो नेशनल हाईवे आपका यहाँ से ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जोड़ रहा है। ये क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 44 है, क्योंकि इसके पहले जो आपका नेशनल हाईवे था ये आपका 7 था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपडेट रहिए हमेशा। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि यानी जहाँ पर भी आपको क्या है येलो कलर का ऐसा ही मिलेगा पत्थर लगा हुआ, तो समझ जाइए कि नेशनल हाईवे है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखा जाता है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, आप इसका यूज कर रहे हैं, तो एक तो लाइक बनता है। क्योंकि जैसे ही अभी आपका प्री बोर्ड होने वाला है उसमें भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी, और हम आपके लिए इस वीडियो के बाद क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे क्वेश्चन को देखने के बाद आप एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले फुल एक्सप्लेनेशन देखना आपको है। तो अब यहाँ पर देखने वाले राज्य राजमार्ग के बारे में, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राज्य राजमार्ग को हम कैसे पहचानते हैं। जैसे आप रोड पे आप आ रहे हो या जा रहे हो, तो रोड के किनारे भी जो पत्थर इस प्रकार से लगे रहते हैं ग्रीन कलर के, तो आप समझ जाइए कि ये स्टेट बाउंड्री है, यानी स्टेट हाईवे है, इसको भी आप समझ जाइए बच्चे। और फिर आगे देखते हैं कि क्या है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या है, राज्य राजमार्ग कहलाती है। यानी ये सड़क जो होती है, राज्यों की जो राजधानी होती है उनको क्या जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क जो होती है इसको राज्य मार्ग कहते हैं। आगे देखिए, और इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का जो कार्य है सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा क्या है किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके साथ हम देखते हैं कि जिला मार्ग कौन सा है, तो जिला मार्ग को भी चलिए देख लेते हैं। यानी कि जब आप रोड पे जा रहे हो, आपको अगर ऐसा पत्थर दिखाई दे दे जहाँ पर ब्लैक कलर किया हो पत्थर पे, तो समझ जाइए कि आप क्या जिला मार्ग के अंतर्गत हैं। यानी यह सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, और इन सड़कों का जो उत्तरदायित्व होता है जिला परिषद के अंतर्गत होता है, यानी कि जिला परिषद का होता है ना। कितनी अच्छी बात, क्योंकि इसके साथ आप आते हैं जाते हैं लेकिन पत्थरों का मतलब समझ नहीं पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सबको समझ जाएंगे।
फिर देखते हैं कि सीमांत या सीमावर्ती सड़क कौन से होते हैं। तो भारत सरकार का एक विभाग जो है सीमा सड़क संगठन है, जो कि देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों की देखरेख और निर्माण का काम करता है। और इस संगठन यानी कि यह जो संगठन है 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। अब इसके साथ इन सड़कों के विकास से क्या होता है, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। और इन सड़कों के कारण इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी काफ़ी सहायता पहुंचती है। क्यों सहायता पहुंचती है? अगर दुर्गम क्षेत्रों में भी अगर सड़क बन जाएगा तो वहाँ से आने जाने या कोई सामान लाने ले जाने में काफ़ी आसानी होगी, जिससे क्या है, आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी सड़कें हैं जिसे हम अन्य सड़क के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहर से जोड़ती हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। जैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा क्या है, हर गांव को शहर से जोड़ा जा रहा है। तो इस परियोजना का उद्देश्य यही है कि भारत के प्रत्येक गांव को क्या किया जाए कि पक्की सड़क द्वारा सड़क के मुख्य सड़क से जोड़ना है। यानी कि पक्की सड़क द्वारा क्या करना है, जो सड़क की जो मुख्य सड़क है उससे क्या है, जोड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि जो निर्माण, कुछ ऐसे भी प्रकार है बच्चों, इसको भी देखना है आपको। क्या है कि निर्माण सामग्री के आधार पर भी क्या है, सड़कों के प्रकार है। निर्माण के मतलब कि कोई पक्की सड़क है तो कोई कच्ची सड़क है, तो इसके भी आधार पर सड़कों के दो प्रकार बताए गए। कौन कौन से हैं? एक तो इसमें आपकी कच्ची सड़क है, ठीक है, और एक आपकी क्या है, पक्की सड़क है। जैसे आप कहते हैं नहीं कच्चा पक्का, तो ठीक इसी प्रकार से कच्ची सड़क और पक्की सड़क। तो इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी की सड़क होती है, जैसे चित्र में देख रहे हैं ना, ये मिट्टी की है, तो ये आपकी कच्ची सड़क हो जाती है। ठीक है, अगर जहाँ पर आपके रोड़ी से या गिट्टी से या सीमेंट के द्वारा या तारकोल के द्वारा ये रोड बनती है तो ये पक्की सड़क होती है। चलिए देखते हैं कच्ची सड़क क्या है। तो यह मिट्टी की बनी होती है कच्ची सड़क, और अधिकांशतः क्या होती है, गाँव में होती है, क्योंकि भाई गाँव में रोड बहुत कम बनते हैं। और फिर इसमें समस्या क्या होती है कि यह बरसात के दिनों में ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर बरसात होती है तो जगह जगह पानी भर जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, और ये पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। अगर गाड़ी लेकर जाते हैं आप तो वहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक है, और पक्की सड़क का मतलब कि यह क्या, सीमेंट के द्वारा, कंक्रीट तथा तारकोल से बनी होती हैं और यह वर्ष भर कार्य करती हैं। देख रहे हैं ना आप, यह यानी कि इस पे चाहे कितनी भी बारिश हो या कुछ भी हो, अगर सही से रोड बन गया तो ये बहुत दिनों तक चलती है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं कि सड़क पे घनत्व, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ आप देखते हैं, तो सड़क घनत्व क्या होता है इसको भी जान लेते हैं, है ना, क्योंकि हर टॉपिक को हमें जानना है, नंबर लाना है ज़्यादा। तो अब इसमें क्या है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, क्योंकि बार बार आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपके टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी मेहनत करिए, क्योंकि सड़क जो घनत्व है इसकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं। इस 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देश में सड़कों का जो विस्तार है एक समान नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी जगह सड़क क्या एक समान है। जम्मू कश्मीर में इनका जो घनत्व है 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। तो केरल में इनका जो घनत्व कितना है, 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। देख लीजिए कितना अंतर है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ और आपको जान लेना है कि भारत में ने सड़क की बहुत समस्याएं हैं। यानी कि भारत में सड़कों की बहुत समस्याएं। अब जैसे आप आते हैं जाते हैं, आप देखते हैं कि आए दिन जाम बहुत लग जाता है। चित्र में भी देख रहे होंगे, बहुत सारे ट्रैफिक है, जाम है। जैसे लाल बत्ती होता है आप देखते हैं पूरी गाड़ी गाड़ी, ठीक है, या कहीं पर दुर्घटना हो गया बीच रोड में तो भी जाम हो जाता है। तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं कि सड़कों की क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो मांग के अनुसार अपर्याप्त, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी सड़क नहीं है, यानी मांग के अनुसार अपर्याप्त है। और लगभग आधी जो सड़कें हैं कच्ची, यानी भारत में अगर देखेंगे तो
आधे से ज़्यादा तो सड़कें कच्ची हैं, जो क्या होता है बरसात में के समय में यानी वर्षा ऋतु में क्या खराब हो जाती है। सड़कों पर जाम लगा रहता है। अब भीड़ भाड़ भी रहती है, जब जाम लगेगा तो भीड़ भाड़ तो होगी ही। राष्ट्रीय राजमार्ग अपर्याप्त, यानी कि हर जगह राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, हाईवे नहीं है कि आप आराम से निकल जाइए, जाम नहीं होगा, ठीक है। और जो पुलिया है, पुल है, सुरंग है, ये भी बहुत पुरानी है और इसकी जो मरम्मत नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये बहुत समस्या होती है। रेल परिवहन, चलिए देखते हैं रेल परिवहन क्या है। बहुत ही अच्छा है साधन, आरामदायक है। तो लंबी दूरी की यात्राओं तथा वस्तुओं के परिवहन का जो रेलवे क्या है प्रमुख एक साधन है। यानी आपको लंबी यात्रा करना है, लंबी दूरी जाना है या कोई वस्तु को भेजना है तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया साधन है। तो देश की पहली जो रेलगाड़ी थी 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से थाने कह लीजिए थाने के बीच चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, है ना। लेकिन अब इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो रेलवे परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा अधिक आरामदायक और सस्ता है। यानी अगर आपको रेलवे के बारे में विशेषता दे दी जाए लिखने के लिए, या सड़क के बारे में विशेषता दे दी जाए लिखने के लिए, या दोनों में तुलना करने के लिए कह दिया जाए, आपसे पूछे कि कौन बेहतर है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। दोनों के बारे में बता देंगे, तुलना ये हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। सड़क परिवहन की अपेक्षा जो रेलवे से कम प्रदूषण होता है। आप देखते हैं ना कि सड़क पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं, धुआं छोड़ती रहती हैं, है ना, तो उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब क्या है, सड़क परिवहन की अपेक्षा जो रेलवे में प्रदूषण कम होता है, क्योंकि पहले क्या था कि जो ट्रेन चलती थी कोयले से चलती थी, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलते गया ट्रेन के इंजन भी बदलते गए, फिर डीजल से चलने लगी। अगर आप देख रहे हैं इस समय वर्तमान में तो बिजली से चल रही है, यानी कि प्रदूषण और भी कम हो गया है। फिर आगे देखते हैं। अधिक व्यक्तियों अथवा अधिक सामान के लिए रेलवे परिवहन एक उत्तम साधन है। यानी अगर बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को साथ ले जाना है या सामान को लाना ले जाना है तो उसके लिए भी रेल परिवहन बहुत उत्तम साधन है। रेलवे परिवहन क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। ये तो बिल्कुल सही है। यानी कहीं पर अगर प्राकृतिक आपदा के द्वारा अगर रेल की पटरियाँ उखड़ गई है या उड़ गई है या कोई पुल टूट गया है तो ये भाई रेलवे तो प्रभावित हो जाएगा, या कहीं बाढ़ आ गई हो तो रेलवे क्या प्रभावित हो जाएगा, यानी ट्रेनें नहीं चलेंगी या लेट चलेंगी। आप आए दिन आप देखते होंगे कि जब कोहरे का टाइम होता है तो ट्रेनें बहुत लेट होती हैं, तो पहुंचना रहता है 2 घंटे में, पहुंचते हैं 10 घंटे में। इसी प्रकार से कुछ लाइनें हैं जिसको छोटी लाइन बड़ी लाइन कहते हैं आप, हैं तो इसको रेलवे गेज बोलते हैं ना। तो जैसे बड़ी लाइन है 1.676 मीटर की होती है, अब मीटर लाइन जो है 1.000 मीटर की होती है, और छोटी लाइन जो होती है 0.762 और 0.610 मीटर की होती है। जैसे आपने देखा ना कि पहले छोटी लाइन होती थी, ऐसे छोटी पटरी रहती थी, है ना, इसके बीच में ऐसे पटरी लगाई जाती, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया रेलवे की पटरियाँ थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ गई, ठीक है। तो इसको भी आप समझेंगे। अब आगे देखते हैं। क्योंकि जब छोटी लाइन पे जो ट्रेनें चलती थी, जैसे कोयले की जो ट्रेन होती थी ये छोटी लाइन पे चलती थी, इसको आप जानेंगे। घर में आपके जो दादाजी हैं, नाना जी हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे। वैसे मैंने भी देखा है कोयले की ट्रेन को, ठीक है। आगे देखते हैं। रेलवे परिवहन की समस्याएं। अब रेलवे परिवहन की समस्याएं क्या हैं? समस्याएं तो बहुत है कि बिना टिकट यात्रा करना, यानी कि बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेन तो अपनी है, टिकट लेने की ज़रूरत क्या है, तो बिना टिकट की चले जाते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं कि चोरी भी बहुत करते हैं, सोचते हैं कि सरकारी संपत्ति है उठा ले जाओ, चोरी होती है और रेलवे संपत्ति को लोग नुकसान भी पहुंचाते हैं। और लोग क्या करते हैं कि बिना वजह चेन भी खींचकर रेल रोकते हैं, जिससे क्या है समय की बर्बादी होती है, यानी पहुंचना रहता है आपको 2 घंटे में तो पहुंचते हैं 5 घंटे में। तो ये कारण क्या है कि बहुत लोग किसी को बीच में अगर उतरना है तो वहाँ पर चेन खींच देते हैं, या कहीं कोई दोस्त छूट गया चढ़ना है तो चेन खींच देते हैं। तो सरकार तो यही कहती है कि जो बिना रीजन के अगर आपने बिना कारण की चेन खींचा तो आप जेल जाओगे। इसलिए जब भी आप यात्रा करो तो ऐसी वैसी शरारत न करना प्यारे बच्चों, ठीक है। जब कोई उचित कारण हो तभी आप चेन खींचना, नहीं तो मत खींचना आप। आगे रेल का जो समय से न चलना, कि आप देखते हैं कि बहुत सारी जो ट्रेनें होती हैं लेट चलती हैं, 4 घंटे 5 घंटे लेट चलती हैं, जिससे क्या है बहुत बाधा होती है। फिर आए दिन दुर्घटना भी होती है, जैसे कि
आपने देख रहे हैं चित्र में कि जो ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कितने लोग मारे जाते हैं, कितने संपत्ति नुकसान होती है, या कोई दो ट्रेन आमने सामने से आ रही टक्कर हो जाती है, देख रहे हैं ना कितनी दुर्घटना होती है। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। रेलवे परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ, यानी कि रेलवे की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ। तो इसमें निर्माण लागत कम है, यानी कि बनाने में कम पैसे लगते हैं, यानी कम समय लगते हैं। और ये ऊबड़ खाबड़ या कुछ ऐसे भूभाग पर बनाई जा सकती है जहाँ पर संभव ना हो। और कम दूरी व वस्तुओं के लिए कम खर्चीली है, यानी कहीं छोटे जगहों पर जाना है तो आपके लिए सबसे अच्छी है। घर घर तक सेवाएं भी उपलब्ध करवाती है, अपने टैक्सी से या ऑटो से या ओला बुक किया घर तक पहुँचा देगा, या अन्य परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ती है। यानी कि आपको अगर एयरपोर्ट जाना है या आपको प्लेटफार्म पे जाना है तो आप क्या ऑटो से या बस से या ओला बुक करके वहाँ तक जाते हो, तो ये उस साधन को आपस तक जोड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि पाइपलाइन। अब पाइपलाइन एक नया साधन है, आप सभी जानते हैं ना, घर में पानी की सप्लाई आती है पाइप के द्वारा, देख रहे हैं चित्र में, तो इससे सप्लाई होती है। क्या है, तो ये है क्या है कि पाइपलाइन जो आपका है, पाइपलाइन स्थल परिवहन का एक नया साधन है। इसका प्रयोग जल या कोई कच्चा तेल हो या पेट्रोल उत्पाद है या गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। यानी कि इससे सप्लाई होती है, पहले पानी की सप्लाई होती थी, अब देख रहे हैं कि गैस की भी सप्लाई हो रही है। तो ठोस पदार्थों को भी अगर एक जगह दूसरी जगह भेजना है तो तरल अवस्था में बदल कर आप पाइपलाइन के द्वारा भेज सकते हैं। तो पाइपलाइन बिछाने की लागत तो खैर अधिक लगती है, लेकिन एक बार इसकी लगा दिया जाए तो इसकी देख रहे हैं कि खर्चा बहुत कम लगता है। ठीक है, और इससे समय की भी बचत होती है, और यह सुरक्षित व सुविधाजनक साधन भी है। आगे क्या है, तो प्रमुख पाइपलाइन है, कुछ ऐसे पाइपलाइन है जैसे असम से कानपुर तक है, गुजरात में सलाया जगह है, तो वहाँ से पंजाब में जालंधर तक है, तो गुजरात के हजीरा से क्या है विजयपुर यानी मध्य प्रदेश होते हुए जगदीशपुर तक ये है, ये पाइपलाइन है। फिर आगे देखते हैं जल परिवहन। जल परिवहन आप सभी जानते हैं ना कि जो पानी में चलने वाले वाहन है उसे जल परिवहन कहते हैं। तो भारत के लोग क्या प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते रहे हैं, तो भारतीय नाविकों ने भी अपने आसपास और दूर के क्षेत्रों में भारतीय व्यापार और संस्कृति को फैलाया है। तो जल परिवहन क्या है, परिवहन के सभी साधनों में सबसे सस्ता साधन है। यानी कि जल परिवहन जो है परिवहन के सभी साधनों में सबसे सस्ता साधन है। इससे क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटेनर या कोई सामान आप एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं। तो यह भारी और स्थूल वस्तुओं को ढोने में सबसे अनुकूल साधन, यानी कितना भी भारी से भारी सामान आप भेज दीजिए तो इस जहाज़ से चला जाएगा। यह क्या पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार भारतीय तट पर क्या है स्थित पत्तनों द्वारा ही किया जाता है। यानी कि विदेशों को से कोई सामान मंगाते हैं या भेजते हैं तो हम क्या है इन पानी की जहाज़ों यानी पत्तनों से करते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, स्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। ठीक है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि यानी अपने देश के अंदर यानी कि जो आपकी नदियों तालाबों में अगर हम जलयान करते हैं तो ये आपका स्थलीय जलमार्ग हो जाएगा, ये समुद्रों के द्वारा ये महासागरीय जलमार्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भारत के प्रमुख जो है आपके क्या है जो राष्ट्रीय जलमार्ग है इसको भी देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है। ये कहाँ से कहाँ तक है, यह जलमार्ग जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 1620 किलोमीटर है, और यह गंगा नदी में है और यह 3 भागों में विभक्त है। पहला है हल्दिया से फरक्का तक है 560 किलोमीटर, दूसरे भाग में क्या फरक्का से आगे पटना तक 460 किलोमीटर, तीसरे में क्या पटना से इलाहाबाद तक है ये 600 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो फर्स्ट है ये 3 भागों में डिवाइड है। आगे क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग सेकेंड। राष्ट्रीय राजमार्ग सेकेंड क्या है कहाँ तक है, तो ये आपका क्या है सदिया से धुबरी तक है, लगभग 891 किलोमीटर तक है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, यह आपका कोट्टापुरम से कोम्मान तक की 205 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 जो आपका है ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, तो ये काकीनाडा और पुदुचेरी नहर के साथ ही साथ गोदावरी और कृष्णा नदी तक नदी का विशेष विस्तार लगभग 1078 किलोमीटर तक इसका है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5 यह कहाँ से कहाँ तक है, यह 588 किलोमीटर का जलमार्ग है, ये मताई नदी पर है और महानदी ब्राह्मणी नदी और पूर्वी नहर के साथ है। तो आपको इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बस इसमें टॉपिक में था तो हमने आपको करवा दिया। अब क्या कुछ महासागरीय जलमार्ग होता है इसको भी देखेंगे हम।
यानी भारत के पास एक विशाल तटरेखा, यानी कि जो भारत का मैप आप इस प्रकार से देखते हैं, ये आपका पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें यही बताया जा रहा है कि 12 प्रमुख और 200 से मध्य और कुछ छोटे पत्तन हैं, यानी कि जो पानी जहाँ जहाँ रुकती है ये पत्तन हो गए, और महासागरीय मार्गों द्वारा ये होता है, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पत्तन यानी बंदरगाह को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले भारत के जो पश्चिमी तट के प्रमुख पत्तन हैं, ठीक है, पश्चिम साइड के हैं, यानी कि इससे भारत का जो मैप होता है ये पश्चिम साइड के बंदरगाह हैं, तो इसके बारे में, ठीक है। तो पहला कांडला आपका बंदर है, ये पहले क्या था, ये दीनदयाल पत्तन अब हो गया, ये पहले कांडला था, गुजरात में है, दीनदयाल हो गया है। तो ये स्वतंत्रता के बाद कच्छ में बना पहला पत्तन है, जो कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का डिवाइड हो गया था तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था। और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए भी ये इसको बनाया गया था। ये एक ज्वारी पत्तन है, कहाँ पर, गुजरात राज्य में। दूसरा नंबर मुंबई आपका है, तो यह देश का सबसे बड़ा पत्तन है, जिसके क्या है, पूर्णतः प्राकृतिक और खुले और विस्तृत देश हैं। और देश के विदेशी जो व्यापार का जो अधिकांश भाग है इसी पत्तन से होता है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। और एक जवाहरलाल नेहरू पत्तन है जो मुंबई में है, तो इसका भी जो विकास हुआ था मुंबई पत्तन, यहाँ पत्तन कर लीजिए, पत्तन से कामकाज के भार को कम करने के लिए किया गया था, ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। फिर मारमगांव पत्तन गोवा में है प्यारे बच्चों। ये जो यह पत्तन क्या है, लौ अयस्क के निर्यात के लिए के संदर्भ में देश का महत्वपूर्ण पत्तन, यानी यहाँ से लौ अयस्क का निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, यानी कि पूरे देश में जितना भी लौह अयस्क निर्यात किया जाता है आधा यहीं से होता है, गोवा में है आपका ये। और न्यू मंगलोर पत्तन, एक कुद्रेमुख खानों से जो निकले लौह अयस्क होते हैं इनको यहाँ से निर्यात किया जाता है, कर्नाटक राज्य में है। और अगला क्या है, कोच्चि, तो ये लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पत्तन है, केरल राज्य में है। तो चलिए हम देखते हैं पश्चिमी को कर लिए पूर्वी तट के पत्तन, यानी कि भारत के पूर्वी तट के प्रमुख पत्तन कौन से हैं, कोलकाता है। तो पूर्वी तट का मतलब हो गया आपके इस साइड के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें कोलकाता आपका है। तो यह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर दूर है, और यह एक अंतःस्थलीय नदी है। यह पत्तन हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से जूझता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे गाद हो जाता है तो इसको साफ करना पड़ता है। और ये पश्चिम बंगाल में है। दूसरा क्या, हल्दिया है। तो कोलकाता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए इसको बनाया गया था, ये पश्चिम बंगाल में है। पारादीप अगला है, तो ये यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, उड़ीसा राज्य में है। अगला विशाखापत्तनम है, तो यह स्थल से घिरा गहरा तथा सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य में है। चेन्नई अगला है, यह देश का प्राचीनतम और कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा एवं लदे सामान के संदर्भ में इसका भी मुंबई के बाद दूसरा स्थान है, तमिलनाडु राज्य में यह है। अगला एन्नौर है, यह चेन्नई पत्तन से 25 किलोमीटर उत्तर में चेन्नई के भार को भी कम करने के लिए इसको बनाया गया था, तमिलनाडु राज्य में यह है। अगला है तूतीकोरिन, तो ये भी तमिलनाडु के पूर्वी छोर पर स्थित है, जो चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था, तमिलनाडु राज्य में ये भी है। आगे देखते हैं हम। अब वायु परिवहन के बारे में देखते हैं। तो वायु परिवहन है ना कितना आधुनिक परिवहन, यानी कि यह परिवहन का एक तीव्र और आरामदायक साधन है। और आप सभी जानते हैं कि कहीं भी, यानी कि यह इससे अति दुर्गम स्थानों पर भी आसानी से पहुंचा जा सकता है, और इससे समय की भी बचत होती है। तो अति लंबी दूरी के लिए भी क्या है, आज का सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि के समय वायु परिवहन के द्वारा ही सहायता पहुंचाई जाती है। जैसे कहीं भूकंप आ जाए, बाढ़ जाए, तो यहाँ से राहत सामग्री, भोजन या कोई भी साधन पहुंचाने के लिए हवाई जहाज यानी कि वायु परिवहन का यूज किया जाता है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सबसे पहले 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक की गई थी, जिसका वास्तविक विकास क्या स्वतंत्रता के बाद हुआ था। और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसके अंतर्गत एयर इंडिया, एयर इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करते हैं। तो अब हम करने वाले संचार के साधन के बारे में। तो संचार सेवाएं क्या हैं, तो लोगों ने क्या किया था, प्राचीन काल से ही विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया है। जिन साधनों से लोग अपने विचार और संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं उन्हें हम क्या है, उन साधनों को संचार के साधन कहते हैं। तो प्राचीन काल में लोग पशु का या व्यक्ति संदेश पहुँचाने का काम करते थे। फिर क्या हुआ, डाक तारा आया,
है ना। डाकघर, डाक तार, अखबार, फिल्में, दूरभाषा जैसे साधन आए और इनका भी विस्तार होता गया। और जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, परिवहन का तीव्र भी विकास होता गया। और इन संचार साधनों इनमें क्या है, संचार साधनों की भी भूमिका बढ़ती चली गई। तो आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने इस संचार सेवा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो संचार के साधन को भी दो भागों में बांटा गया है, निजी यानी कि व्यक्तिगत संचार और सार्वजनिक यानी कि जनसंचार, जो सभी के लिए। ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से हैं, तो संचार के साधन की जब हम बात करते हैं तो निजी यानी कि व्यक्तिगत संचार के जो साधन कौन कौन से हैं, तार हो गया, पत्र हो गया, दूरभाषा या ईमेल, इंटरनेट, ये व्यक्तिगत हो गया। सार्वजनिक, जिनको जनसंचार भी कहते हैं, यानी कि किसी संदेश को एक ही समय में कई लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। तो इसको भी जानने ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी कि एक ही समय में कई लोगों तक सूचना पहुंचाना या संदेश पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। तो जनसंचार के मुख्य साधन हैं दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, सिनेमा, टीवी, सम्मेलन इत्यादि। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेटर है, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल, न्यूज़पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलिए देखते हैं। तो अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखते हैं। तो दो राष्ट्रों या देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, हमारे नीचे लिंक है यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक विकास का बैरोमीटर भी कहा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कहा जाता है, राष्ट्र का आर्थिक विकास का बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति ही उसके आर्थिक विकास की सूचक होती है। तो संसाधनों की क्षेत्रीय उपलब्धता के कारण सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, कृषि और उद्योगों के लिए मांग उत्पन्न करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कृषि और उद्योगों के लिए मांग उत्पन्न करता है। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्यात करता है। यानी जब कोई भी सामान किसी दूसरे देश को भेजते हैं उससे बोलते हैं निर्यात, किसी दूसरे देश से सामान मंगाते हैं उससे बोलते हैं आयात। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाने तथा आर्थिक विकास में सहयोग करता है। ठीक है, आगे देखिए पर्यटन उद्योग। यानी पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य के लिए ही की जाती है। तो यह भारत में भी रोजगार और विदेशी मुद्रा के प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तो पर्यटन क्या है, राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करता है। पर्यटन से स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को बल मिलता है। पर्यटक तो ये पर्यटन क्या है, बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है। क्योंकि बहुत सारे को आपने देखा कि पर्यटन या जो पर्यटक होते हैं घूमने के लिए आते हैं, तो उसके चक्कर में बहुत लोग क्या है टूरिस्ट का भी काम कर लेते हैं, कुछ ठेली लगा लेते हैं, कुछ अपने खाने पीने के सामान ले लगते हैं, कुछ लोग गाइड का काम करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। तो पर्यटन उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी क्या करते हैं, भारत में सांस्कृतिक विरासत, भारतीय सभ्यता, प्रकृति सौंदर्य, रोमांच, चिकित्सा तथा व्यापार के उद्देश्य से पर्यटन के लिए आते हैं। और भारत में पर्यटन उद्योग के विकास की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे परिवहन व संचार एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। संचार और परिवहन के बिना औद्योगिक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी अगर संचार के साधन ना हो, परिवहन के साधन ना हो, तो हर उद्योग को करना असंभव हो जाएगा। ठीक है, यह समस्या आएगी। इसीलिए क्या, संचार और परिवहन के बिना औद्योगिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। और परिवहन की सहायता से ही कच्चे माल और निर्मित माल को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। यानी कि कोई फैक्ट्री में सामान बन रहा है तो आप परिवहन के साधन यानी कि वाहन के द्वारा उसमें ला सकते हैं कच्चा माल, फिर उस फैक्ट्री से बने हुए सामान को आप क्या मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। और संचार ने उद्योगों के बीच संपर्क को सरल बना दिया है, जिससे विश्व के किसी भी कोने से व्यापार करना संभव है। यानी आप इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर के द्वारा एक जगह से बैठकर पूरे विश्व के मार्केट का हालचाल ले सकते हैं कि कहाँ पर क्या रेट चल रहा है, किस सामान क्या देना है। यानी कि घर बैठे ही पूरा मार्केट आप कर लेते हैं। तो संचार के साधन से बहुत सरलता आई है, यानी पूरा विश्व सिमट गया है। संचार के साधन से ही हमें नई तकनीकों, विभिन्न उत्पादों आदि की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो परिवहन और संचार के साधनों के विकास में विश्व को एक ग्लोबल यानी कि वैश्विक गांव बना दिया। यानी कि सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़ गए, करीब आ गए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैप्टर को हमने कंप्लीट रूप से तैयार कर लिया है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर लिंक है, तो या आप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा सर्च करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है आपको ये भी मिल सकती है वहाँ से। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि सभी प्रकार की पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड की जाती है, तो यहाँ पर लीजिए, क्योंकि एकमात्र हमारे चैनल पर ही पीडीएफ दी जाती है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।